यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे आरंभिक नगर। ये जो वीडियो है सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले हमने और भी चैप्टर किए हैं इसके, तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके सीटेट पेपर 2 के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आरंभिक नगर। इसके अंदर हम बेसिकली सिंधु सभ्यता क्या थी, उसका विनाश कैसे हुआ, उस टाइम पे लोग क्या क्या करते थे, कैसे जीवन व्यतीत करते थे, वो सब पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसकी एक प्राचीन सभ्यता है। ये त्राम पाषाण कालीन सभ्यता है। ये कैसी सभ्यता है, त्राम पाषाण कालीन, जो उत्तर पूर्वीय अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। प्राचीन विश्व की 3 प्रमुख सभ्यताएं हैं, मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता। इन सभ्यताओं में सर्वाधिक प्राचीन जो है वो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आप सभी ने अपनी हिस्ट्री की बुक में कभी ना कभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा ही होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस प्रकार हुआ। देखिए, हड़प्पा के खंडरों का पहली बार जो वर्णन किया था वो चार्ल्स मैसन द्वारा सन 1842 में किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि जो हड़प्पा के खंडरों की पहली बार वर्णन किस इंसान ने किया था, किसने किया था। तो जो हमारे चार्ल्स मैसन थे उनके द्वारा जो हड़प्पा के खंडरों का पहली बार वर्णन किया गया था। सन 1856 में जनरल अलेक्जेंडर कंदीनम ने हड़प्पा की यात्रा की, जहाँ भारतीय रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी उस समय पर। ये रेलवे लाइनें जो थी वो कराची से लाहौर शहर को जोड़ती थी। इसके बाद वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की थी। देखिए, जो जॉन मार्शल थे उन्होंने पहली बार हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके स्थल की खोज की थी। इस प्रकार से पहले हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई के बाद उनसे संबंधित इमारतें और अन्य वस्तुएं मिली हैं, जिससे संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान हुआ। इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समयावधि जो मानी जाती है वो 2500 BC से 1750 BC मानी जाती है, कार्बन डेटिंग के आधार पर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी समयावधि क्या थी, तो 2500 BC से 1750 BC मानी जाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताओं की। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जो कि आपका जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। हड़प्पा शहर पंजाब, सिंधु प्रांत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान में पाए गए हैं। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्राय जो हमारा पश्चिमी भाग है छोटा था लेकिन ऊंचाई पर वो बना हुआ था। जो पश्चिमी भाग था वो कहाँ पे बना हुआ था, ऊंचाई पर बना हुआ था। इसके बाद जो इसका दूसरा भाग था, पूर्वी हिस्सा, वो निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा था और जो निचले हिस्से थे उसको निचला नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हज़ारों साल बाद आज भी इनकी दीवारें खड़ी हुई हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते हैं जिससे कि दीवार बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत रहे। इसके बाद आता है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ सभ्यता यज्ञ वगैरह किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े अन्नागार में मिले हैं। अन्नागार जो बेसिकली जो स्नान घर वगैरह होते हैं, स्नान करने की जगह, उसको कहा जाता है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण, ये सब वहाँ से पाए गए हैं। इसके बाद लोगों का जो नगरीय जीवन था वो किस प्रकार था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सेंधव समाज जो था वो मात्र प्रधान था वहाँ पे। नगरों में भग्नावशेषों से पता चलता है, जो बर्तन वगैरह होते थे वहाँ के, उनसे पता चलता है कि शहरों के लोग विलासतापूर्ण जीवन जीते थे तथा भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। समाज में व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली था। जो लोग व्यापार वगैरह करते थे वो वर्ग जो था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे और जो चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी जो होते थे वो शिक्षित होते थे। लोग सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे उस टाइम पर। हड़प्पा की
श्रमिक बस्तियों के अवशेष जहाँ दास प्रथा के संकेत देते हैं, मतलब कि हड़प्पा में क्या था, दास प्रथा भी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रचलन था। लोग वहाँ पे गेहूँ, जौ, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार, भेड़, बकरी, सूअर सब खाते थे। इसके बाद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। इन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे जहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। भवन, नाले और सड़कें। देखिए, इन नगरों के घर आमतौर पर 2 या 2 से अधिक मंजिल के नहीं होते थे, मतलब 1 या 2 मंजिल ही होती थी, जिनके निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। बीच में एक आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे होते थे। इसके बाद अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। हड़प्पाकालीन नगरों के भवन 3 श्रेणियों में विभाजित थे, जैसे आवासीय भवन, जो लोग बाहर से आते थे वहाँ पे रहते थे, विशाल भवन होते थे, और सार्वजनिक स्नानघर या अन्नागार, जिसको हमने पढ़ा था अभी। कई नगरों में ढके हुए नाले थे जिन्हें सावधानी से सीधी लाइनों में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इसके बाद घरों की जो नालियाँ थी वो सड़कों की नालों से जोड़ दी गई थी ताकि जो घर का पानी है वो बाहर चला जाए, और एक मेन होल बनाए गए थे जिनके ज़रिए इनके देखभाल और सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण जो था वो योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। सड़कें कच्ची थी और प्राय एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा नगरों का आयताकार खंडों में विभक्त करती थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कला एवं शिल्प। लोग किस प्रकार की कलाएं करते थे वहाँ पे, और किस प्रकार की चीज़ें बनाते थे, किस प्रकार की चीज़ें वहाँ से हमको प्राप्त हुई हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, पुरातत्व को हड़प्पा के नगरों से जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन मोहरों पर इन मोहरों पर क्या होता था, जो जानवर होते थे उनके चित्र वगैरह भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। संभवतः ईसा पूर्व 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ जो था वहाँ पे किसकी खेती होती थी, कपास की। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी और फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। देखिए, फेंस क्या होता है, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। जो बालू होता है, बालू मिट्टी, और जो सॉफ्ट पत्थर होते हैं, सॉफ्ट एकदम, उसका चूरा बनाकर उसको गोंद कर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेन से बेसिकली मनके, चूड़ियाँ, कान के बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि फेंस क्या होता था, तो आपको ही पता होना चाहिए। उसके बाद उद्योग। हड़प्पा के लोगों के प्रमुख उद्योग क्या क्या थे? पहले तो वो कपड़ा वगैरह बुनते थे, बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी, भवन निर्माण करना, धातुक्रम, हाथी के दांत से वस्तुओं का निर्माण करना, मूर्ति बनाना, आभूषण वगैरह तैयार करना, ये सब क्या थे, उनके कार्य थे। ये सब प्रकार के वो उद्योग करते थे। इसके बाद अगर हम व्यापार की बात करें तो हड़प्पा में लोगों को बहुत सी वस्तुएं तथा हड़प्पा में लोगों को बहुत सी वस्तुएं अथवा सामान वहीं उपलब्ध थे, लेकिन तांबा, लोहा, चांदी जैसी वस्तुएं जो थी वो बाहर से मंगवाते थे, दूर दूर तक आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं तथा पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हड़प्पा के लोग जो थे वो कहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मंगाते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि तांबा जो था वो एशियाई देशों से मंगाते थे। इसके बाद जो आपका कांसा होता था वो अफ़गानिस्तान और ईरान से आता था, और जो धातु होते थे टीन की वो भी। इसके बाद
सोने का आयात वो कर्नाटक से करते थे और जो बहुमूल्य पत्थर होते थे वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आते थे। इसके बाद ये एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, इसमें आपको पूरा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। कि सोना जो होता था वो अफ़गानिस्तान से मंगाते थे, भारत से, चांदी वगैरह वो ईरान, अफ़गानिस्तान से, तांबा राजस्थान, बलूचिस्तान से, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं कृषि के बाद। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे, जानवरों को पालते थे। किसान और चारवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों भी उगाते थे। उस समय ज़मीन की जुताई के लिए प्राय हल का प्रयोग किया जाता था, जो कि लकड़ी के बने होते थे। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए, जैसे कि उसी समय का पानी साच्चे किया जाता था और ज़रूरत पड़ने पर उस पानी की फसलों की सिंचाई की जाती थी। मतलब जब बारिश वगैरह वहाँ पे कम होती थी तो वो बड़े बड़े वो बना लेते थे वहाँ पे गड्ढे वगैरह, या जो भी पानी को स्टोर करने के लिए रखते थे कि आगे वो अगर बारिश ना हो तो वो उनकी फसलों के लिए काम आ जाए। इसके बाद हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक भी जाना पड़ता था। हड़प्पा के लोग प्राय बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का, जो हिरन वगैरह होते थे, उन जानवरों का शिकार भी करते थे। इसके बाद अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो हमारे जो हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे वो मानव, पशु और वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे। हड़प्पा के लोगों को धार्मिक जीवन हिंदू जीवन प्रदेशी से मिलता जुलता है। हड़प्पा के पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, मोहरों, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों, मर्द भांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृ देवी, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। मतलब कि उस टाइम पर लोग जो थे वो वृक्षों की पूजा करते थे, देवी वगैरह की पूजा करते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पर मिली थी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक्स और चक्र के साक्ष्य भी मिले हैं, जो सूर्य पूजा के प्रतीक है। उस टाइम पे वो लोग सूर्य वगैरह की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि में भी विश्वास रखते थे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के 4 महत्वपूर्ण स्थल हैं। पहला है आपका मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और कालीबंगा, ठीक है। ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता के 4 महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है हमारा मोहनजोदड़ो। सीधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर था। इनकी खोज सर्वप्रथम 1922 में हुई थी। तो क्वेश्चन आ सकते हैं मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो कब हुई थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो में विशाल जलकुंड बनाया गया था, जिसे पुरातत्व ने महान स्नानघर का नाम दिया। इस नगर की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। इसके बाद धोलावीरा। धोलावीरा जो है गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरी भाग में धोलावीरा एक प्राचीन महानगर है। इस नगर में मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। लोथल जो है ये नगर आपका गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले की भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस नगर में मोहरे और मुद्रांकन, मोहरबंदी के स्वार्थिक भंडारगृह मिले हैं। इस नगर से प्राप्त अवशेषों से यह ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर रहने वाले लोग 1800 पूर्व पहले क्या उगाते थे? चावल वगैरह उगाते थे। इसके बाद हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में है। यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लगभग 3900 वर्ष पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग जो था वो धीरे धीरे बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों का जो कचरा होता था वो ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली जो थी वो धीरे धीरे बंद हो गई थी। इसके बाद कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि नदियाँ सूख गई थी यहाँ पे। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाके थे वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत
कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में देखा जा सकता है। इसके बाद आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो ये था गाइस आपका एक छोटा सा चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट पेपर 2 के लिए। इसके MCQ हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।